शेखर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी और उसे पानी की बोतल देते हुए बोला, शेखर पानी पी लीजिए और रिलैक्स होकर बैठे, आपको डरने की जरूरत नहीं है। सिमरन ने शेखर की तरफ देखा और सोचने लगी कि दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं। एक तरफ एक औरत उसकी इज्जत को नीलाम करना चाहती है और दूसरी तरफ एक अनजान इंसान बिना कुछ जाने उसकी मदद कर रहा है। शेखर चलिए हॉस्पिटल आ गया और फिर उसने सिमरन की मरहम पट्टी करवाई और वापस गाड़ी में बैठ गया। शेखर, अच्छा ये बताइए आपका घर कहाँ है? मैं आपको छोड़ देता हूँ। सिमरन, घर? शेखर, हाँ आपका कोई तो होगा। सिमरन जाने किस सोच में थी कि उसने कहा, मेरा कोई घर नहीं है। शेखर, क्या? सिमरन रोने लगी। शेखर सिमरन के इस तरह रोने पर घबरा गया। शेखर, अच्छा आप रोए नहीं, ऐसा करिए आप मेरे साथ चले, वहां आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सिमरन शेखर को देखने लगी। शेखर, ट्रस्ट करें मुझ पर, आप वहां बिल्कुल सेफ रहेंगी। और फिर शेखर ने उसे अपने गेस्ट हाउस में रहने के लिए जगह दे दी। शेखर, आप यहाँ आराम से रहे, आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता दीजिएगा। वैसे आपने अपना नाम नहीं बताया। सिमरन, सिमरन। शेखर, सिमरन नाइस नेम। अच्छा आप आराम करें, मैं चलता हूँ। शेखर के जाने के बाद सिमरन सोचने लगी कि आखिर वो कब तक यूं ही भटकती रहेगी, कब उसकी मुसीबतों का अंत होगा। इधर शेखर भी अपने कमरे में आकर लेट गया और सिमरन के बारे में सोचने लगा। शेखर बेचारी बहुत डरी हुई है और इसका कोई है भी नहीं। मैं उसे ले तो आया हूँ, लेकिन दादी को अगर पता चला तो मैं क्या कहूँगा। इधर मीनाबाई ने थानेदार को सिमरन की फोटो दिखाते हुई बोली, मीनाबाई, थानेदार बाबू ये लड़की मुझे चाहिए, अब तुम ही इसे ढूंढने में हमारी मदद कर सकते हो। थानेदार, मीनाबाई कौन है ये लड़की? मीनाबाई पान चबाते हुए, है तो अपनी ही, लेकिन पल कहीं और गई। बस अब इसके पर कतर कर हमेशा के लिए इस घोंसले में बंद करना है जिसमें तुम हमारी मदद करोगे। थानेदार अपने मूंछों पर ताव देते हुए, अच्छा और इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? उसके होठों से लार टपक रही थी। मीनाबाई, कुछ भी कहो, तुम्हारी हमारी जात एक ही है, बिना दाम के कोई काम नहीं। चलो तुम हमारा काम कर दो, जो मांगोगे दे देंगे। थानेदार, ठीक है फिर चलता हूँ, जल्दी खुशखबरी दूंगा। तभी मीनाबाई का गुंडा हांफते हुए आया। मीनाबाई, अरे क्या हो गया? कुत्ता पीछे पड़ गया क्या तेरे, जो ऐसे हांफते हुए आ रहा है? और तेरी ये मरम्मत किसने की? अब कुछ बोलेगा भी कि यूं ही खड़ा रहेगा? बोल क्या हुआ? मीनाबाई, वो लड़की मिली थी। मीनाबाई, कहाँ? गुंडा जी, वो शालीमार कंपनी के पास। मीनाबाई, तो तूने उसे पकड़ा क्यों नहीं? गुंडा, मीनाबाई, मैंने उसे पकड़ लिया था, लेकिन तभी वहां एक लड़का आया गया और उसने मुझे बहुत मारा। मीनाबाई गुस्से में, अरे मुस्तंडो, तुम लोगों को रोज इतना सब कुछ क्यों खिलाती हूं कि किसी से भी मार खाकर आ जाओ? जी तो करता है कि तेरी जान ही ले लूं। उफ, इस लड़की को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। बस एक बार मुझे ये मिल जाए, फिर मैं उसका वो हाल करूंगी कि उसकी रूह कांप जाएगी। मीनाबाई, अच्छा ये बता वो लड़का कौन था? कहीं उसका आशिक तो नहीं था? गुंडा, मीनाबाई, देखने में वो काफी अमीर लग रहा था। मीनाबाई, सुन क्या नाम बताया था उस कंपनी का? उसी जगह पर जा और नजर रख, हो सकता है वो फिर से आए तो इस बार कुछ और आदमियों को भी लेते जाना। गुंडा, जी मीनाबाई। मीनाबाई, अब जा, भाग यहां से। मीनाबाई ने फौरन थानेदार को फोन मिलाया। थानेदार, बोलो। मीनाबाई, अब कौन सी नई मुसीबत आन पड़ी जो इतनी रात को फोन किया है? मीनाबाई, थानेदार बाबू, जिस लड़की का फोटो दिखाया था उसका पता चल गया है, वो किसी शालीमार कंपनी में काम करती है। थानेदार, अच्छा ठीक है, मैं पता करता हूँ और तुम्हारी अमानत तुम्हारे पास पहुँच जाएगी। मीनाबाई ने फोन रखा ही था कि अपने पीछे खड़ी सोना को देखकर बोली, क्या हुआ, तू यहाँ क्या कर रही है? सोना, कुछ नहीं, वो मैं तो देखने आई थी कि कोई जरूरत तो नहीं है। मीनाबाई, अच्छा सही बता, आज तेरे मिजाज बड़े ठंडे लग रहे हैं। चल ठीक है, एक पान लगा दे।
सोना ने बड़ा कुरेदने की कोशिश की, लेकिन मीनाबाई से कुछ पता नहीं कर पाई। इधर शेखर को सिमरन की फिक्र भी हो रही थी कि बेचारी अकेली है, कहाँ जाएगी। तभी उसे दादी की बात याद आ गई, कोई भी लड़की चलेगी, बस शादी कर ले। अचानक से उसे एक प्लान सूझा कि क्यों न इसी लड़की से शादी कर ली जाए, उसे भी घर मिल जाएगा और दादी माँ की इच्छा भी पूरी हो जाएगी। इधर मीनाबाई के गुंडे शालीमार कंपनी में सिमरन का पता पूछने गए। भुवन रिसेप्शन पर खड़ी लड़की से पूछा, सुनो, ये उसने सिमरन की फोटो दिखाते हुए, लड़की इसी कंपनी में काम करती है। रिसेप्शनिस्ट, आप लोग कौन है और इस तरह अंदर कैसे चले आए? गार्ड, वो चिल्लाने लगी कि तभी भुवन ने अपनी पिस्तौल निकलकर उसकी कनपटी पर रख दिया। देख, ज्यादा चिल्लम चिल्ला की तो 1 सेकंड नहीं लगेगी, तेरी खोपड़ी उड़ा दूंगा मैं, इसलिए जितना पूछता हूं उतना बता। रिसेप्शनिस्ट, बताती हूं। हाँ, ये यही काम करती है, लेकिन आज नहीं आई है। भुवन, अच्छा, ये बता वो रहती कहाँ है? रिसेप्शनिस्ट, देखिए ये हमारे रूल के खिलाफ है, हम किसी की भी पर्सनल जानकारी नहीं दे सकते। भुवन, रूल वूल किसी और को बताना, ज्यादा मगजमारी नहीं करना, अपने को जल्दी से उसका पता बता, वरना। उसने पिस्तौल की ट्रिगर पर हाथ रखा तो उसने डर के मारे सिमरन का पता बता दिया। इधर जयेश सिंह आज फिर हवेली आ गया। जयेश सिंह, प्रणाम चाची जी। दादी खुश रहो आज सुबह सुबह। जयेश सिंह, हाँ चाची जी, वो आपने कोई संदेश नहीं भिजवाया तो मैं खुद ही चला आया, और वैसे भी चाची जी लड़की का बाप जो ठहरा। दादी, ऐसी कोई बात नहीं है जयेश सिंह, बेटा या बेटी का पिता होना सौभाग्य की बात होती है। जयेश सिंह, चाची जी, हमारी श्रेया के भाग्य की लेखनी तो आपके हाथों में है, मैंने तो सब कुछ आप पर ही छोड़ दिया है। दादी, जयेश सिंह, जोड़ियां तो ऊपर वाला बनाता है, हम इंसानों के बस में कहां। जयेश सिंह, कह तो आप ठीक ही रही है, लेकिन हमारी श्रेया ने तो अपने मन मंदिर में शेखर को ही अपना पति मान लिया है। दादी देखो जयेश, मैंने ये फैसला शेखर पर छोड़ दिया है, उसकी खुशी में ही मेरी खुशी है, वो जिससे कहेगा मैं उसकी शादी करवा दूंगी। जयेश सिंह, चाची जी, पर इस घर की रीत तो यही रही है कि रिश्ते बड़े बुजुर्ग ही तय करते हैं। दादी, हाँ मुझे अच्छी तरह पता है, लेकिन अब जमाना बदल चुका है, शेखर विदेश से इतने सालों बाद वापस आया है, मैं उसकी मर्जी को ही मानूंगी। जयेश सिंह, जैसी आपकी मर्जी चाची जी, अच्छा चलता हूँ। इधर शेखर रात को सिमरन से मिलने गेस्ट हाउस पहुंचा। शेखर ने दरवाजा नॉक किया तो सिमरन ने पूछा, कौन? शेखर, मैं हूं शेखर। सिमरन ने दरवाजा खोला। शेखर, माफ करिए, मैंने इतनी रात को आपको डिस्टर्ब किया। सिमरन जी, कोई बात नहीं। शेखर सोच रहा था कि वो क्या बात करे। सिमरन जी, आपको कुछ काम था? शेखर, हाँ। नहीं। सिमरन जी, शेखर, वो मैं ये देखने आया था कि आपको कोई परेशानी तो नहीं है। सिमरन जी, नहीं, मैं ठीक हूं। शेखर, ओके, अच्छा ठीक है, आप आराम करें और अपना ख्याल रखें। मेरा मतलब है कि आपको काफी चोट आई है, तो आप रिलैक्स करें। ठीक है, फिर मैं चलता हूं। टेक केयर, बाय। सिमरन, बाय, गुड नाइट। शेखर के जाते ही सिमरन ने दरवाजा बंद कर लिया। सिमरन ने अपना बैग चेक किया तो उसे मोबाइल नहीं मिला। वो काफी परेशान हो गई थी, आखिर उसका फोन गया कहाँ। तभी उसे लगा कि शायद हाथपाई में कहीं गिर गया, और वो अब क्या करे। उसे रिया को फोन करके बताना था कि वो अब हॉस्टल वापस नहीं आएंगी, क्योंकि उसे लग गया था कि मीनाबाई के गुंडे उसे ढूंढने उसके ऑफिस जरूर गए होंगे, और अब वो वापस जाकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। इधर मीनाबाई के गुंडे हॉस्टल में पहुंचकर सिमरन के बारे में पूछताछ कर रहे थे। भुवन और बिल्ला दोनों ने वहां की वार्डन को सिमरन की फोटो दिखाते हुए पूछ। बिल्ला, मैडम, ये लड़की इधर ही रहती है। वार्डन,
तुम लोग कौन हो और इस तरह गर्ल्स हॉस्टल में किसी को भी आने की परमिशन नहीं है। भुवन ए, हम लोग कौन है? ये छोड़ और सिर्फ इतना बता कि ये लड़की यहाँ है कि नहीं। वार्डन देखिए, ये लड़कियों का हॉस्टल है और तुम लोग इस तरह बदतमीजी नहीं कर सकते। बिल्ला ए मैडम, हम लोग सिर्फ इस लड़की के बारे में जानना चाहते हैं, बस तुम बता दो हम चले जाएंगे। वार्डन ने बड़ी होशियारी से काम लिया और उसने कहा कि ये अभी यहाँ नहीं है। भुवन, देखो अगर ये लड़की यहाँ आए या कोई बात करे तो चुपचाप हमें खबर कर देना, वरना ठीक नहीं होगा, समझ गई? वार्डन ठीक है। इधर जयेश सिंह ने सुधा से कहा, ये चाची तो बड़ी ही चालू है, मुझे ऐसे टकासा जवाब दिया कि जैसे मेरी बेटी कोई ऐरी गैरी हो। सुधा, हे भगवान, अब हमारी श्रेया का क्या होगा? वो तो शेखर से शादी करने के सपने देख रही है और उस बुढ़िया ने इनकार कर दिया। देखा जी, मैं न कहती थी, ये बुढ़िया बड़ी चालू चीज है। जयेश सिंह, अब सुधा तुम परेशान न हो, देखो मैं इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं हूं, बस पता तो चले ये दादी पोता आखिर क्या खिचड़ी पका रहे हैं। दोस्तों, कहानी का अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।